बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंक टैंक के साथ राशिद हिजाजी। नाजरीन, हम बातें तो करते रहते हैं और बहुत ही बातें करते हैं, लेकिन असल बात होती है काम करना। और आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, बातें तो मेरी तरफ से होंगी, लेकिन वो शख्सियत वो है जो काम कर रही है। और काम भी वो कहते हैं, दुनिया में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, जो दूसरों के लिए जीते हैं, वही जीना असल जीना होता है। कहते हैं अपने लिए जीते तो सभी जीते हैं, तू है दिल जी दूसरों के लिए। तो दूसरों के दर्द महसूस करने वाली शख्सियत, दूसरों का एहसास करने वाली शख्सियत, अपने लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, बेवसीला लोगों के लिए, वो लोग जो कि बेचारे हालात के मारे हैं, बेबसी में हैं और हालात ने उन्हें उस दहलीज पे ला खड़ा किया है जहाँ पर वो इल्तिजा भरी नज़रों से देख रहे होते हैं अपने ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए। कोई है जो उनकी मदद करे, कोई है जो उनका हाथ पकड़े, कोई है जो उनके आंसुओं को पूंछने वाला हो, जो उनके दर्द का एहसास करने वाला हो। तो कितने लोग हैं इस माशरे में। नाज़रीन, ज़रा देखिए अपने इर्द गिर्द कि लोग तमाशा तो देखते हैं, लेकिन किसी की बेबसी में उसका साथ कोई नहीं देता। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत माहवे गुफ्तगू हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी का मैं कहता हूँ ओढ़ना बिछोना खिदमत खल्क है। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ख्वाजा बशीर अहमद साहब। वेलकम। ख्वाजा साहब, आज हम आपसे शर्फ हासिल कर रहे हैं गुफ्तगू करने का एक ऐसे इंसान से जिसका दिल वाकई इंसानियत के लिए धड़कता है। तो ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपसे आपकी बातें करें और आप ही से पूछें, कोई अपनी ज़िंदगी के बाब को खोलें और ज़रा अपनी, जैसे कहते हैं ना, माजी के दरीचों में जाएं और अपनी यादों को शेयर करें हमारे साथ कि किस तरह आपको शौक़ हुआ ये समाजी खिदमत का और लोगों के काम आने के जज्बे को आगे बढ़ाने का। जनाब ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये शौक़ मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है। जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस घर में मैंने परवरिश पाई है, मैंने आँख खोली है, तो ये पूरा मेरा इलाका जानता है कि हमारे घर में मेरे माँ बाप ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो दूसरों के लिए गुजारी है। किसी गरीब को देखा कि इसकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, तो मेरी वालदा चल के जाया करती थी और उन्होंने कभी घर में आके हमें ये बताना भी गवारा नहीं किया कि उसकी रसवाई ना हो जाए। और फिर पूरे इलाके में उनका जाना देखना, किसके घर में शाम का खाना है। गुरबत थी उस दौर में। तो ये शौक़ बचपन से फिर हमारे दिलों में आता गया है। देखें, वो कहते हैं ना, मतलब ये जो इंसान को जी तालीम जो होती है माँ बाप के घर से मिलती है। सही है। ठीक है। परवरिश का इसमें बड़ा अमल दखल होता है। तो उसके बाद मैंने जब मैट्रिक की तो घर से मैं भाग गया। अच्छा। मतलब खुशी से। अच्छा। कोई ऐसी परेशानी मुझे अपने घर में नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, हमारा घर जो है गांव में एक अच्छा बड़ा घर था, हमारी दुकानदारी थी, उस वक्त जनरल स्टोर था, सब कुछ था। तो मैं भाग के आ गया। 6 दिन में पैदल चलता रहा। मरी में मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे भूख लगी थी, तो एक सेब मैंने तोड़ा ओसा के मकाम पे, पैदल चल रहा था। तो सेब का मालिक बड़ी वाइस कोट वगैरह पहन के आया, तो पीछे उसने डंडा उठाया हुआ था, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, भाई मेरे बाग से तूने सेब क्यों तोड़ा। अच्छा। लेकिन वो सेब मेरे हाथ से गिरा और साथ ही नाली चल रही थी, उस नाली में चला गया। तो भूख बहुत बुरी चीज़ होती है। मैंने वो सेब, जब उसने मुझे छोड़ा, मैं उससे बाग से बाहर निकला तो नाली में नज़र पड़ी, वो सेब था। मैंने अपनी कमीज़ से साफ़ करके वो सेब खाया था। अच्छा, ये ज़रा यहाँ मैं कोई कथा कलामी करना चाहूँगा, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो तिश्नगी सी एक है कि ज़रा मुझे और मेरे नाजरीन को पता चले कि आपका पैदाइशी इलाका कौन सा था,
किस इलाके से फिर आप किस इलाके में आए जो आप बात कर रहे हैं, मैटर के बाद घर से आप निकल आए और ये सेब की कहानी दरमियान में आ गई। तो वो इलाका ज़रा बता दें, आपका गांव, आपका इलाका। फिर मेरा इलाका मुजफ्फराबाद से आगे एक गाँव है जिसका नाम है कूमी कोट। कूमी कोट। कूमी कोट। अच्छा, ये कितना दूर है मुजफ्फराबाद से? ये मुजफ्फराबाद से आगे भी है और मुजफ्फराबाद से भी है। अगर दो रास्ते हैं इसके, एक तो छत्तर से जाता है। अच्छा, सही तो है। अगर हम छत्तर से जाएं तो फिर ये मुजफ्फराबाद से पीछे है। अच्छा, ठीक है, सही है। अगर हम गढ़ी दुपट्टे वाया गढ़ी दुपट्टा जाए तो फिर ये मुजफ्फराबाद से आगे चला अच्छा, जाए। ठीक है। वो आपका पैदाशी इलाका है वो मेरा पैदाशी इलाका। तो मैटर के बाद वहाँ से आप निकल आए? निकल आया। अच्छा, आप कहते हैं मजबूरी भी नहीं थी, आप ये कह रहे हैं ना? शौक था। शौक था। शौक क्या था आपको? असल में शौक, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे। अच्छा। आज जब वो बातें याद आती है कि उनकी जो सख्ती थी उसमें बड़ा प्यार था। अच्छा। बड़ी मोहब्बत थी। माँ बाप की सख्ती औलाद के लिए इसलाह के लिए होती है, लेकिन जब इंसान की अपनी औलाद होती है उसे एहसास होता है कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता है। सही, दुरुस्त है। लेकिन उस वक्त इंसान समझ नहीं सकता। वक्त भी गुजर चुका होता तो है। मैं ये कहता था कि वालिद साहब मुझ पे सख्ती करते हैं, मारते हैं। लेकिन आज मुझे वो गलतियां याद आती है कि मुझे मार क्यों पड़ती थी। मेरी इस्लाह के लिए। मेरी इस्लाह के लिए। तो बस एक दिन वालिद साहब ने गुस्से में मुझे डांटा तो मैं घर से भाग गया। मैंने कहा अब नहीं रहता, मुझे इनने डांटा क्यों। मतलब आपका प्रोटेस्ट था वो, वर्ल्ड ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है। तो रास्ते में ये काफ़ी दुश्वारियाँ आई। फिर मैंने आके यहाँ मजदूरी की है। मैंने ये कारें धोई हैं 4 आने पे। नहीं तो कहाँ आ गए थे फिर आप? मैं रावलपिंडी। पिंडी आ गए। लियाकत बाग उस वक्त अड्डा हुआ करता था बसों का। ये किस साल की बात है? ये 71 की बात। 71 की बात है, सही है। अच्छा, ठीक है। उम्र कितनी थी आपकी? मैट्रिक की 15-16 साल होगी उस वक्त, 16-17 साल इतनी होगी उम्र। तो आप इसकी इतला कि आप वहाँ से आ गए हैं, गाँव से आ गए हैं, और जैसे आप कहते हैं खुशहाल घराना था, आपकी तिजारत थी, कारोबार थे, बड़े घर था, तो यहाँ अगर वो 4 आने की मजदूरी कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप तलाश करते रहे, मैं छुपता रहा। नहीं, अच्छा, तलाश नहीं कर सके आपको? नहीं कर सके। तो फिर आपको आया नहीं कि मेरे वालिदैन बेकरार होंगे, परेशान होंगे? बात आती थी, लेकिन फिर मैंने एक फैसला कर लिया कि अब मैं कुछ बन के जाऊंगा। कुछ बन के जब निकल आया हूँ घर से तो अब कुछ ना कुछ बन के जाऊंगा। अच्छा, फिर उसमें मैंने गाड़ी धोई। सो 4 आने मिलते थे एक कार धोने के। अच्छा, ठीक है। तो दिन को कारें बहुत कम थी, 3-4 गाड़ियाँ मिलती थी धो के। रात को फुटपाथ पे सो के या मुसाफिर खाने में सो के ज़िंदगी गुजर जाती, रात गुजर जाती, सुबह ताज़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ट्रक ड्राइवर बन गया। अच्छा। फिर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने फॉरवर्डिंग एजेंसियाँ बना ली। ये किस चीज़ की फॉरवर्डिंग एजेंसी है? जो माल सप्लाई करते हैं? गुड्स फॉरवर्डिंग। अच्छा, ट्रक ड्राइवर भी करते रहे और फॉरवर्डिंग एजेंसी बना ली। ठीक है। ये ज़िंदगी के तजुर्बात हैं आपके, इसमें एक सफ़र ही है, पैदल सफ़र से लेकर ट्रक ड्राइवरी तक एक सफ़र है ना। पहले अपने आप पैदल चल रहे हैं, आपके पाँव चल रहे हैं, फिर पहियों को चला रहे हैं, तो ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है। सफ़र है। चले आगे चलते हैं, फिर ये सफ़र कैसे तय हो रहा है? उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट में मेरे लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ख्वाहिश साहब आप इसे छोड़ा नहीं, सॉरी। फिर मैं 86 से थोड़ा सियासत की दुनिया में चला गया। 86 में पीपल्स पार्टी में। अच्छा, ये यहाँ से मैं रुकता हूँ थोड़ा सा कि 71 में आप आए हैं, फिर 86 में आप गए हैं। 15 साल की आपका ये एक अपने आप को इम्प्रूव करने का, डेवलप करने का, अपनी शनाख्त बनाने का एक अमल है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। फिर 86 में आप इस लेवल पे आ गए कि आपने सियासी किरदार अदा करने का सोचा। इस दौरान में एक और मंजिल आती है, एक ज़िंदगी का और सफ़र शुरू होता है, जब बंदा अपना शरीके सफ़र चुनता है। वो मरला कब आया? वो 82 में आया। आ गया ना दरमियान में? 86 से पहले आ चुका है ना। हम थोड़ी सी वो बात ना कर लें, वो कैसे, वो मरला कैसे आया शरीके सफर का? अगर शादियों की बात पे जाएंगे तो बात बड़ी आगे निकल जाएगी। नहीं तो यही तो बात है, जिंदगी शरीके शादियां होती हैं। चलो ठीक है, ये भी अच्छी, बस जिंदगी के सफर की मुख्तलिफ मंजिलें हैं ना। तो हम मंजिलें तय कर रहे हैं, तो
ये नाज़रीन देखें, ये जो बातें फितरी हो रही है ना, इंसान की ज़िंदगी का जो इर्तिका का अमल है, जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी का सफ़र है, तो ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारी मंजिलें आती हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। तो ठीक है, शादी करना कोई जुर्म नहीं है, इसको हम ओन करते हैं, इनकी बातों को, जो नहीं ख्वाजा साहब। अच्छा, वो जब मैं ट्रक ड्राइवर बन गया तो मेरी वालदा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी, मैंने कहा अम्मी, वालदा से राब्ता हो चुका था फिर? चला गया ना गाँव हाँ, में, सही है। 6 साल बाद गाँव में चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा अम्मी जैसे आपकी खुशी है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरी रिश्ता तय हुआ, शादी करा दी। शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी गुजरती रही, लेकिन जो मेरे रब को मंजूर होता वही है ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कई मकाम ऐसे आते हैं। ये शादी आपकी 82 में हुई? 82 पहली शादी जो है, और ये वालदा की मर्ज़ी से हुई? वालदा की मर्ज़ी से हुई। ठीक है। अब आप शादियों की तरफ आ ही गए हैं तो चलो फिर हाँ जी, चलने का पंडोरा बॉक्स भी खोल लेते हैं। फिर ऐसे हुआ कि 1986 में मेरा एक झगड़ा हो गया गंज मंडी में। एक बड़ा सख्त आदमी था, बड़ा मशहूर ज़माना आदमी था, शेख इकबाल, उससे, और मेरे हाथों से वो ज़ख्मी हो गया। अच्छा, लड़ाई मार कुटाई हुई है? हाँ, ज़ख्मी जब हुआ तो मैं गिरफ्तार हो गया। तो पूरा शहर मुझे देखने आया कि बशीरा है कौन है। दफ़ा कौन सी लगी थी, 324 या 307? 307, उस वक्त 307 हुआ। 307 होती थी ना, मैं पहले 324 होती थी। अगर 323 अगर छोटा जख्म है, थोड़ा सा बड़ा है तो 324 लग गई, और संगीन है तो 307 हो गई। तो पूरा शहर देखने आया कि इस मतलब वो एक जालिम किस्म का आदमी था, उसने 5-7 कत्ल किए हुए थे। अच्छा। इसको किस आदमी ने मारा, बशीरा कौन है। अच्छा, तो जो तो कश्मीर के लोग थे हमारे अपने इलाके के, वो तो खुशी से आए। कुछ लोग देखने आए। वहाँ एक लेडी कांस्टेबल थी, उसने भी मुझे देखा। रात को खाना छाना अपने घर से ले आई, मेरे लिए कपड़े भी ले आई, क्योंकि मेरे वो सारे कपड़े खून आलूदा थे। जब सुबह हुई तो चूँकि खंजर एक था जो बरामद हो गया था। ये कौन सा सन है? 1986। 86। ठीक है, जब पीपल्स पार्टी में जाने का फैसला किया था। हाँ, अच्छा, तो खंजर एक ही था जो बरामदगी हो गई थी। अब पुलिस वालों ने मुझसे क्या निकाला, क्या लेना था? सही है। वो सुबह जिस वक्त मुझे भेजने लगे जेल, तो वो लेडी कांस्टेबल जो थी वो साथ खड़ी थी। अच्छा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मुझे SHO का वो तफ्तीशी कहता है कि ख्वाजा साहब आपने हमारी मैडम को रुला दिया। तो एक सिपाही ने मजाक किया, उसने कहा जी रुलाया नहीं है, इसने रात को बड़ी खिदमत की है ख्वाजे की, और शेख साहब बच गए, वो छोड़ेंगे नहीं इसे। तो मेरे मुंह से निकल गया बेसाख्ता, मैंने कहा इसके बाल की तरफ भी कोई नहीं देख सकता। अच्छा, मतलब ये अहद पैमान फितरी हो रहा है। हाँ, मैंने कहा इससे कोई नहीं देख सकता, वो जितना बड़ा बदमाश है वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। उसने कहा अच्छा। तो एक सिपाही ने मुझे ऐसे बातें करते हैं, उसने कहा कौन सी तुम्हारी बीवी है यार। मैंने कहा तूने शादी नहीं की? उसकी तरफ देखा, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं की? उसने कहा मैंने की भी नहीं है, होगी भी नहीं। मैंने कहा वजह? उसने कहा जिससे मैं पसंद कर बैठी हूँ उसने शादी मेरे साथ करनी नहीं है, तो मैंने और किसी से करनी भी नहीं है। अच्छा, और पसंद सामने खड़ी थी। मैंने कहा यार तू मुझे जेल से वापस आने दे, तू मुझे उसका नाम बताना, नाम क्या है। तो मेरा तुमसे वादा है कि वो तुमसे शादी ज़रूर करेगा, अगर नहीं करेगा तो बस उड़ जाएगा। कहती सच कहते हो? मैंने कहा। अब 8-10 बंदे खड़े। उसने कहा कि मैं तो आपको पसंद कर बैठी हूँ। मैंने कहा सच्ची बात है? कहते एक चारपाई खड़ी थी दीवार के साथ, मैंने उसे नीचे फेंक दी। मैंने कहा बुलाओ मौलवी को। अभी अच्छा अच्छा, थाने के बिल्कुल बाहर मौलवी साहब है, मस्जिद है। वो मौलाना साहब जैसे मेरी इंतज़ार में है। वो सिपाही बाहर गया, उसे पकड़ के ले आया, उनका हो गया, मैं जेल चला गया। नाज़रीन कभी सुनी ऐसी कहानी? ये कहानी नहीं है, हकीकत है। वो कहते हैं एक हकीकत एक अफसाना, इस अफसाने में हकीकत है, इस हकीकत में अफसाना है। और सच्ची बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई ड्रामेटिक सीन हकीकत में नहीं देखा कि एक मुल्ज़म है
307 का हवालाती है, जेल में जाने वाला है, लेडी कांस्टेबल है, आनन फानन क्यूपिड का तीर चलता है और जनाब रातों रात फैसले मुकद्दर के हो रहे थे। कहते कि रिश्ते तो अर्श पर होते हैं, अमल जो होता है वो फर्श पर होता है। वो फर्श थाने का फर्श है, मौलवी साहब भी आ गए हैं और वहाँ पर इनकी होने वाली दुल्हन मौजूद है। ये एक ऐसा सीन है, मैं चाहूँगा कि इस सीन के बाद फिर जो अगली बातें होंगी ना, फिर हम अगली कहानी में करेंगे। आज का ये एक फ़ाइनल सीन है, इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। और मैं चाहूँगा कि इस बात को मुकम्मल करूँ और ख्वाजा साहब से मैं वादा लूँ कि हम इंशाल्लाह, इनकी ज़िंदगी तो इतनी दिलचस्प है, इतनी इंटरेस्टिंग है और ये हकीकत पर है, और हकीकत वाली बातें तो बहुत कम में कहाँ रह गई हैं। तो ख्वाजा साहब की हस्ती से मुझे यकीन है कि ये ऐसे हैं कि हर, जिसे कहते हैं ना, हर सीप में से मोती निकलेंगे, सच्चे मोती निकलेंगे। तो ये सच्चे मोतियों की तलाश हम ख्वाजा साहब के पास हैं। आज की बात ये मुकम्मल करते हैं और मैं ख्वाजा साहब से अभी वादा लूँगा कि हमारा इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। किसके लिए? आपके लिए। जी ख्वाजा साहब, ये ज़रा फिर किस तरह हुआ निकाह की तो कहानी? फिर मैं 3 माह बाद जेल से आ फिर गया। निकाह हो गया उधर? निकाह उधर ही हो हक गया। मेहर कितना हुआ? उस वक्त 5,000 रुपया, जो बड़ी जब बात ही देखें, उस वक्त 5,000, हक 32 रुपये 10 आने के दौर में आप 5,000 रुपये हक मेहर दे रहे हैं। हक ठीक की है। बातें तो वहाँ होती है जहाँ लोग जाते हैं रिश्ता मांगने, आगे वाले लोग नखरे करते हैं, वो बातें करते हैं, नहीं जी, फिर सख्त शर्तें आती हैं। तो एक आदमी खुद कहता है कि मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी इतने नहीं होते थे, हज़ारों रुपये कब होते थे? 5,000 रुपया था। 5,000 रुपये आपने दिए जब 32 रुपये 10 आने का वो हक मेहर हुआ करता था। जी, फिर आप जेल में चले गए और दुल्हन को छोड़ गए उधर उधर ही ही रुख्सती के बगैर। अच्छा, फिर जब जेल कितने अरसे बाद आए? 3 माह बाद। 3 माह बाद आए और फिर रुख्सती हुई? हाँ, फिर रुख्सती हुई। फिर मैंने घर लेके दिया, घर बना के दिया। आज मेरे एक बेटी है, एक बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, यहाँ मैं एक बात जुड़ी हुई इससे है, वो ज़रूर पूछूंगा। जो हमारी पहली बात, यानी आपकी पहली अहलिया मोहतरमा, जो आपकी फर्स्ट थी, आपकी माँ की पसंद थी, और फिर ये आपको किस्मत उस मोड़ पे ले आई कि जहाँ एक करिश्मा साजी हो गई और शादी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो पहली आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा, खातून अव्वल, उन्होंने किस तरह इसको फेस किया है सूरत हाल को, या आपने किस तरह फिर उनको साथ एडजस्ट किया? बड़ी साबर लड़की थी, बहुत साबर, और एक दीनदार बाप की बेटी थी। जब सारी स्टोरी का उसे पता चला तो फिर उसने कंप्रोमाइज़ करना ही था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, और दिल से कबूल कर लिया? हाँ, दिल से। और ये इनको फिर अलहदा घर लेकर दिया? इनको लादा लेके दिया। वो अलहदा फिर रहे आपके? इनके साथ मेरा इख्तलाफ शुरू हुआ कि अब इख्तलाफ किससे हो गया? कि ये जो दूसरी थी, इनसे इख्तलाफ भी होगा शुरू? फिर इख्तलाफ शुरू हुआ, 2 बच्चे हो गए। उसके बाद मैंने कहा आप सर्विस छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। उस वक्त मैं सियासत में जा चुका था हाँ, और बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े मामलात में मुझे बहुत अच्छा मुकर्रर के तौर पर ले जाया करते थे लोग। यहाँ तक इब्टाबाद तक मैं गया हूँ। और नहीं, इनसे फिर किस तरह हुआ? सुने ना, जी जी। तो फिर जिस वक्त मेरा इस बात पे इख्तलाफ शुरू हुआ कि सर्विस छोड़ दो, उसने कहा मैंने सर्विस नहीं छोड़ी। सर्विस मैंने नहीं कहा 2 चीज़ें हैं तेरे पास, एक ये है कि सर्विस छोड़ दो, दूसरी ये है तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उसने जज्बात में कहा मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैंने उसी वक्त घर छोड़ दिया, कोई चीज़ नहीं निकाली। नाजरीन, बस मैं ये चाहूँगा कि ये दूसरा जो ड्रामेटिक सीन है ना, इन दोनों को आज यहीं तक रहने दें। अगली दफ़ा अगले प्रोग्राम में मैं ख्वाजा साहब से अभी आपके सामने वादा ले लेता हूँ। ख्वाजा साहब इस सिलसिला में जारी रखें, आपसे गुफ्तगू अगली किस्त फिर होगी। तो आज का बॉटम लाइन क्या है कि ज़िंदगी के नशेबो फराज से गुजरते हुए इस मंज़र पर पहुँचे कि एक जज्बाती फ़ैसला किया कि आनन फानन शादी हो गई जेल में जाते हुए, और जब जेल से वापस आ गया, सूदा ज़िंदगी बसर कर रहे थे, फिर एक जज्बाती मोड़ आया कि या मुझे छोड़ दो या सरवा छोड़ दो। तो उधर से जवाब आया जी आपको छोड़ रहे हैं। फिर ये जो इत्तफ़ाक़ात ज़िंदगी के हैं ये किस्मत में लिखे होते हैं, लेकिन इंसान फ़ैसले ख़ुद करता है या किसी हालात की मजबूरी के तहत करता है। ये ज़िंदगी के सफ़र हैं, इसी तरह चलते हैं, लेकिन ये भी सफ़र जारी है। आइंदा क्या होगा, कैसी बातें होंगी, ये इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी हमारी आज की जो महफ़िल रही है, एक खूबसूरत नशिस्त रही है, और मैं अपने ज़ाती हवाले से कहूँगा बहुत कम होता है कि ऐसी दिलावेज़ बातें कि 1 सेकंड के लिए भी तवज्जो इधर से उधर नहीं हुई। ये आपकी दिलावेज़ शख्सियत है
करिश्मा साजी है। तो ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम अगले नशिस्त के लिए आपको भी खुदा जैसा हाफिज़ और नाजरीन को भी खुदा मैं हाफिज़। इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे आदमी के सामने बैठा हूँ जिसकी एक हमारे इस मुल्क में, इस माशरे में एक इज़्ज़त भी है और बहुत सारे लोगों के आप टीचर भी हैं। तो वैसे भी उस्ताद की कदर करनी मेरे फ़र्ज़ में शामिल है और मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरे भी उस्ताद हैं। भाई साहब, बहसियत एक शागिर्द आपसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत शुक्रिया, अच्छी लगी महफिल। और नाजरीन, आपसे जो मैंने वादा किया था, ख्वाजा साहब से मैंने वादा ले लिया है। आइंदा खूबसूरत प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। राशिद हिजाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।